हेलो बच्चों, सोशल विद सविता चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके ला चुके हैं नया टॉपिक और आपका ये सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान और सिविक्स है। इसका सब्जेक्ट है क्लास 9 और यह है चैप्टर 4 और टॉपिक का आपका नाम है संस्थाओं का कामकाज। तो बच्चों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आपके टॉपिक को शुरू करते हैं और यह नई बुक इसके हम आपके लेकर आ चुके हैं अभ्यास प्रश्नोत्तर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये चैप्टर आपका न्यू एनसीईआरटी बुक सेशन 2025-26 के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 है आपका। तो उत्तर के लिए देखिए आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क ख ग घ। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, हमने सीधे इसका आंसर लिख दिया है। तो ये है इसका आंसर, आप इसको आंसर को देख सकते हैं। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, उत्तर ग होगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और ये है आपका प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। क जिलाधीश, ख गृह मंत्री या सचिव, का सचिव गृह मंत्री, पुलिस महानिदेशक। तो उत्तर हो जाएगा गृह मंत्री। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान गलत है। तो इसमें भी ऑप्शन है आपके 4 ऑप्शन दिए हुए, क है। उत्तर हमने आपका नीचे लिख दिया है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है। तो आपका ऑप्शन है क सर्वोच्च न्यायालय, ख राष्ट्रपति, ग प्रधानमंत्री, घ संसद। उत्तर हो जाएगा आपका घ संसद। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 5। ये आपका प्रश्न नंबर 5, उस मंत्रालय की पहचान है जिसे निम्नलिखित समाचार जारी किया होगा। ठीक है, तो ये क में आपको ये क्वेश्चन से पूरा आप देख लीजिए। ये इस फॉर्मेट में आपको दिया गया था, इधर क ग से अंगा तक का, इधर 1 2 3 4 और 5। तो उसके हिसाब से हमें साथ में सामने सामने करना है कौन सा करेक्ट है। तो इसका उत्तर हमने नीचे करेक्ट कर दिया है। जो संस्था जिस समाचार पत्र जारी करती है उसके हिसाब से। तो ये देखिए इसके सामने सामने हमने कर दिया। क का ये हो जाएगा आपका फोर्थ, क का हो जाएगा फोर्थ, ख का हो जाएगा फिफ्थ, ग का हो जाएगा सेकंड और घ का हो जाएगा आपका थर्ड, अंगा का हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 6, देश की विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका में से उन न्यायिक संस्था का नाम बताइए जो निम्नलिखित मामलों में अधिकारों का इस्तेमाल करती है। जैसे हो गया क सड़क सिंचाई जैसे बुनियादी ढांचों के विकास और नागरिकों के विभिन्न कल्याणकारी गतिविधि पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा। उत्तर होगा कार्यपालिका। ठीक है, उसी तरह अब चलते हैं ख क्वेश्चन पे। स्टॉक एक्सचेंज पे नियमित करने वाले संबंधित कानून बनाने की कमेटी के सुझाव पर विचार विमर्श करती है। तो उत्तर हो जाएगा विधायिका। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न ग पर। दो राज्य सरकारों के बीच कानूनी विवाद पर निर्णय लेती है। उत्तर न्यायपालिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घ, भूकंप पीड़ितों की राहत के प्रयास के बारे में सूचना मांगती है कार्यपालिका। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये है आपका प्रश्न नंबर 7, भारत का प्रधानमंत्री सीधे जनता द्वारा क्यों नहीं चुना जाता। निम्नलिखित 4 जवाबों में सबसे सही को चुनकर अपनी पसंद के पक्ष में कारण दीजिए। तो क है इसका, संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा की बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है। लोकसभा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूरा होने से पहले उन्हें हटा सकती है। क हो गया। ग, चूंकि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है लिहाजा उसे जनता द्वारा चुने जाने की जरूरत ही नहीं है। और घ आपको प्रधानमंत्री को सीधे चुनाव में बहुत ज्यादा खर्च आएगा। तो उत्तर हो जाएगा क, संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा का बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है, ये इसका उत्तर क हो जाएगा। उसका कारण क्या है ये भी जान लेते हैं बच्चों। कारण ये है ऐसा इसलिए सही है क्योंकि संसदीय प्रणाली में सभी नीतियां और योजनाएं
बहुमत के आधार पर पास होती है। अगर बहुमत वाली पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री नहीं बनाते हैं तो वह बहुमत के अभाव में अपनी नीतियों और परियोजनाओं को लागू नहीं कर पाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न 8 पर। तीन दोस्त एक ऐसी फिल्म देखने गए जिनमें हीरो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनता है और राज्य में बहुत सारे बदलाव लाता है। इमरान ने कहा कि देश को इसी चीज की जरूरत है। रिजवान ने कहा इस तरह का बिना संस्थाओं वाले एक व्यक्ति का राज खतरनाक है। शंकर ने कहा कि यह तो एक कल्पना है, कोई भी मंत्री एक दिन में कुछ नहीं कर सकता। ऐसी फिल्मों के बारे में अभी क्या राय है? उत्तर, तो बच्चों इसका उत्तर होगा ऐसी फिल्मों में जो हुआ है वह नैतिक रूप से सही लगता है, परंतु एक ही दिन में इतने सुधार संभव नहीं है। हमें सतत रूप से सुधार करते रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। एक शिक्षिका छात्रों की संसद में आयोजन की तैयारी कर रही थी। उसने दो छात्राओं से अलग अलग पार्टी के नेताओं की भूमिका करने को कहा। उसने उसने उन्हें विकल्प भी दिया। यदि वे चाहे तो राज्यसभा में बहुमत प्राप्त दल की नेता हो सकती थी, और अगर वे चाहे तो लोकसभा के बहुमत दल प्राप्त दल की। अगर आपको यह विकल्प दिया गया तो आप क्या चुनेंगे और क्यों? तो उत्तर होगा बच्चों, मैं लोकसभा में बहुमत दल प्राप्त नेता बनना चाहूंगा, क्योंकि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है, जिसके पास शक्तियां ज्यादा होती हैं। प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल का विस्तार करता है, सभी कार्यकारी निर्णय प्रधानमंत्री लेते हैं। यह एक शक्तिशाली पद होता है। ठीक है बच्चों, ये तो आपको भी पता है कि राज्यसभा से ज्यादा शक्तिशाली लोकसभा होता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। आरक्षण पर प्रश्न नंबर 10, आरक्षण पर आदेश का उदाहरण पढ़कर तीन विद्यार्थियों ने न्यायपालिका की भूमिका पर अलग अलग प्रतिक्रिया थी। इनमें से कौन सी प्रतिक्रिया न्यायपालिका की भूमिका को सही तरह से समझती है? तो इसमें क ऑप्शन है। श्रीनिवास का तर्क है कि चूंकि सर्वोच्च न्यायालय सरकार के साथ सहमत हो गई है लिहाजा वह स्वतंत्र नहीं है। अब ख में चलते हैं। ख ऑप्शन जो है इसका, अजया का कहना है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है क्योंकि वह सरकार के आदेश के खिलाफ फैसला सुना सकती थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को उसमें संशोधन का निर्देश दिया। और ग ऑप्शन हो जाएगा। विजया का मानना है कि न्यायपालिका ना तो स्वतंत्र है, न ही किसी के अनुसार चलने वाली, बल्कि यह विरोधी समूहों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। न्यायालय के इस आदेश से समर्थकों और विरोधियों के बीच बढ़िया संतुलन बनाया। आपकी राय में कौन सा विचार सबसे सही है? तो उत्तर हो जाएगा बच्चों ख। मेरी राय में अजया का कहना सही है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है क्योंकि वह सरकार के आदेश के खिलाफ फैसला सुना सकती थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को उसमें संशोधन का निर्देश दिया। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसको शुरू करते हैं। बहुत ही छोटे छोटे हैं, एक दो क्वेश्चंस बड़े मिलेंगे इसमें, लेकिन आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको देख लीजिएगा, और चाहिए तो आप इसको अपने क्वेश्चन कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा साथ में, जैसे वो नोट किया आपने। यह है प्रश्न नंबर 1, संसद में कितने सदन होते हैं? तो उत्तर, संसद में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, SEBC का पूरा नाम लिखो। तो सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है बच्चों, ये इसका फुल फॉर्म है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। 1980 में मंडल आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों में से प्रमुख सिफारिश क्या थी? तो उत्तर है 1980 में मंडल आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों में से महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी, सरकारी नौकरियों में सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण देना। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं प्रश्न 4 में। सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करते हैं? तो उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और उच्च न्यायालय द्वारा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश सबसे वरिष्ठ है? तो 11 न्यायाधीश होते हैं जो सबसे वरिष्ठ होते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। आरक्षण के मामले में किसने क्या किया? तो उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय। मंडल आयोग की सिफारिश लागू करने की औपचारिक घोषणा की। कैबिनेट आदेश जारी करके घोषणा को लागू किया। राष्ट्रपति 27% आरक्षण देने का फैसला किया। सरकारी अधिकारी आरक्षण को वैध करार दिया। ठीक है बच्चों, ये 3 पॉइंट है इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 है, सर्कुलर जारी कौन करता है? तो यह सरकार जारी करती है सर्कुलर। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 8 पर। प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या जरूरी है? तो प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त होना बहुत जरूरी होता है, तभी प्रधानमंत्री चुना जा सकता है। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 9 पर।
मंडल आयोग को क्या जिम्मा सौंपा गया? तो उत्तर है मंडल आयोग को भारत के शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करना और पिछड़ापन दूर करने के लिए उपाय बताने का जिम्मा सौंपा गया था। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। OMN 360/12/31/90 कब तैयार हो गया? तो उत्तर है 13 अगस्त 1990 में। ठीक है बच्चों, माफ कीजिएगा। प्रश्न नंबर 11, सरकार का नागरिकों के प्रति क्या जिम्मेदारी होती है? तो उत्तर है सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सबको शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12, संसद किसे कहते हैं? तो उत्तर सभी आधुनिक लोकतंत्र देशों में कामों को देखने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं, ऐसी व्यवस्थाओं को संसद कहते हैं। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 13 पर। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? तो उत्तर सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था होती है जहां नागरिक और सरकार के बीच वाद विवाद अंततः सुलझाए जाते हैं। जब लास्ट ऑप्शन बचता है तब हम सर्वोच्च न्यायालय पर जाते हैं। ठीक है, उसका न्याय ही लास्ट निर्णय होता है। प्रश्न नंबर 14, किस कारण लोकतांत्रिक सरकारें जनमत को ज्यादा देती हैं? कोई फैसला लेने के लिए अनेक लोगों को राय विचार करने का अवसर मिल जाता है और संस्थाओं के कारण ये एक अच्छा फैसला फटाफट करना आसान नहीं होता, इसलिए यह संस्थाएं सूचना के से पाना मुश्किल बना देती है। उसी प्रकार लोकतंत्र सरकारें जनमत को ज्यादा तवज्जो देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हर लोकतंत्र में स्वतंत्र सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग कौन करता है? हर लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभी ही जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती हैं। प्रश्न 16, संसद और विधानसभा किसे कहते हैं? तो उत्तर है भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहते हैं और राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने के लिए सबसे बड़ा अधिकार किसका होता है? तो उत्तर है संसद का। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और आपका क्वेश्चन नंबर है 18, विधायिका किसे कहते हैं? तो उत्तर है कानून बनाने अथवा विधि निर्माण का काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन संस्थाओं को विधायिका कहते हैं। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 19, चैम्बर या सदन किसे कहते हैं? तो उत्तर है संसद की भूमिका और अधिकारों को दो हिस्सों में बांटा गया, उन्हें चैम्बर या सदन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न 20, पहले सदन व दूसरे सदन के सदस्य किस तरह चुने जाते हैं और क्या करते हैं? तो उत्तर है बच्चों, पहले सदन के सदस्य समांतर सीधी जनता द्वारा चुने जाते हैं और जनता की ओर से असली अधिकारों का प्रयोग करते हैं। दूसरे सदन के सदस्य परोक्ष रूप से चुने जाते हैं तथा कुछ विशेष काम करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 21, दूसरे सदन का सामान्य काम क्या होता है? तो दूसरे सदन का सामान्य काम विभिन्न राज्य क्षेत्र तथा संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करना होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 22, अपर हाउस किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को बोलते हैं। प्रश्न नंबर 23, लोअर हाउस किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को कहते हैं। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 24, लोकसभा किसको नियंत्रित करती है? तो उत्तर है मंत्रिपरिषद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका प्रश्न नंबर 25, उस निकाय का सरकारी नाम बताओ जिसमें सारे मंत्री शामिल हैं। तो होगा मंत्रिपरिषद उत्तर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 26, किस कारण संसद के सभी फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू होते हैं? उत्तर है भारत का राष्ट्रपति भी संसद का हिस्सा होता है, हालांकि वह दोनों में से किसी भी सदन का हिस्सा नहीं होता, इसलिए संसद के सभी फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 27, किसी लोकतांत्रिक देश के कार्यपालिका के कितने सदन होते हैं? तो उत्तर है किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के दो भाग होते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका जनता द्वारा या खास अवधि के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और स्थायी कार्यपालिका जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सर्वेंट या नौकरशाह किसे कहते हैं? तो उत्तर है लोक सेवाओं के काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं, जिसमें आपका IAS ECS ये सारे जो आते हैं ये सिविल सर्वेंट कहते हैं इनको। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29, क्या कारण है कि मंत्री सारे फैसले करता है?
तो उत्तर है किसी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है, मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है और इस प्रकार उन्हें जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार प्राप्त होता है। अपने फैसले के नतीजे के लिए वह लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है, इसलिए मंत्री ही सारे फैसले करता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 30। किस प्रकार लोकतंत्र में नियंत्रित मंत्री इच्छापूर्वक नजरिए वाले व्यक्ति की भूमिका निभाता है? तो उत्तर है दरअसल ऐसा प्रत्येक संगठन में होता है जो पूरे मामले की अच्छी तरह समझते हैं वे ही सबसे महत्वपूर्ण फैसले करते हैं। विशेषज्ञ यह करते हैं, नियोजन केवल रास्ता बनाते हैं, लेकिन व्यापक नजरिया रखने वाला व्यक्ति नियंत्रित मंत्री उसी व्यापक नजरिया वाला व्यक्ति ही योजना के बारे में फैसला करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 31। राष्ट्रपति किस नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी अथवा पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंत्री अनुमान किस पार्टी के होते हैं? मंत्री अनुमान उसी पार्टी के गठबंधन के होते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 33। कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? तो उत्तर है कैबिनेट मंत्री सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं। वे प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले लेने के लिए बैठक करते हैं। इस तरह से कैबिनेट मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह होता है, इसमें लगभग 20 मंत्री होते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 34, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री कौन होते हैं? तो उत्तर स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री अनुमान छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। वे विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने वाले ही कैबिनेट की बैठकों में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 35 पर। राज्य मंत्री कौन होते हैं? तो राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रालयों से जुड़े होते हैं, उनकी सहायता करते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 36। क्या कारण है कि अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र की सरकार को कैबिनेट का रूप कहा जाता है? तो उत्तर है सभी मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलकर यह बात पर चर्चा करना व्यवहारिक नहीं है, अतः केवल कैबिनेट बैठकों के लिए ही बैठकों में ही किए जाते हैं। इसलिए अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र की सरकार को कैबिनेट का रूप कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 37। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रधानमंत्री के अधिकार लिखे। उत्तर प्रधानमंत्री के अधिकार निम्न है। पहला, सरकार के प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं, वह कैबिनेट की अध्यक्षता करता है। तीसरा, विभागों के विवाद के मामले प्रधानमंत्री का निर्णय ही अंतिम माना जाता है। चौथा, वह विभिन्न मंत्रालयों की समान निगरानी करता है। पांचवा, प्रधानमंत्री ही मंत्रियों के काम का विवरण और पुनर्विभाजन करता है। छठा, उसे किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार होता है। ठीक है बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 39। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो उसका इस्तीफा कौन देता है? उत्तर मंत्रिपरिषद। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 40। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो इसका उत्तर है उपराष्ट्रपति। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 41। राष्ट्रपति कहने के लिए कार्यपालक का भूमिका निभाते हैं, स्पष्ट करिए। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की तरह ही जिसका काम आलंकारिक अधिकार होता है। राष्ट्रपति देश को सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम पर निगरानी रखता है ताकि वह राज्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर काम करे। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता। राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राष्ट्रपति उस तरह से प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता जिस तरह से प्रधानमंत्री का होता है। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्रपति कहने की कार्यपालिका की भूमिका निभाते हैं। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42। राष्ट्रपति किस किस को नियुक्त करता है? तो वह भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपालों, चुनाव आयुक्त तथा दूसरे देशों में राजदूतों आदि को नियुक्त करता है। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 43। राष्ट्रपति कौन चुनता है? तो संसद सदस्य और राज्य की विधानसभा के सदस्य को चुनता है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 44। किस कारण सभी आधुनिक लोकतंत्र में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती? तो उत्तर है न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि वह कार्यपालिका और विधायिका के नियंत्रण
में नहीं है। न्यायाधीश सरकार के निर्देश सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के अनुसार काम नहीं करते। इसी कारण सभी आधुनिक लोकतंत्रों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न 45 न्यायपालिका किसे कहते हैं? तो उत्तर है देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 46। भारतीय न्यायपालिका में संपूर्ण देश के लिए कौन कौन से न्यायालय होते हैं? तो उत्तर है भारतीय न्यायपालिका में संपूर्ण देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों के उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं। ठीक है बच्चों, अब है प्रश्न नंबर 47। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसकी सलाहों से नियुक्त करते हैं? तो उत्तर है प्रधानमंत्री की सलाहों पर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48। जनहित याचिका किसे कहते हैं? तो उत्तर है जनहित सरकार की कार्रवाइयों से जनहित को ठेस पहुंचाने पर कोई भी अदालत जा सकता है, इसे जनहित याचिका कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। तो ये आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 49, सर्वोच्च न्यायालय देश में किसको नियंत्रित करती है? तो उत्तर है न्यायिक प्रशासन को। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका प्रश्न नंबर 50 दुनिया की सर्वाधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक न्यायपालिका कौन कौन सी है? तो उत्तर है भारत की न्यायपालिका। ठीक है बच्चों, तो चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ अपना कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी मेंशन करें। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।